निशिता, पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की बन गई है प्रचंड जीत के साथ और आपको एक बड़ा दायित्व, मंत्री पद कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पश्चिम बंगाल की लोगों के लिए एक नए सवेरा है, एक नए सूर्योदय। और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को देना होगा तो भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जिन्होंने 15 दिन तक यहाँ पर प्रवास करके प्रदेश की हर एक कोने पे जाके जिन्होंने कमल खिलाने की अकृत्रिम प्रयास किया, हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, इन दोनों को ही ये श्रेय देना होगा। और उसके बाद बंगाल की हर श्रेणी की जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथ भर के आशीर्वाद किया और उसके साथ साथ पूरे बंगाल में कमल खिलाया, उन सभी को मैं ये श्रेय देना चाहूँगा। और इससे पहले भी जब मैं सेंट्रल पे थे, जब मोदी जी के गवर्नमेंट 2.0 के साथ मैं कार्य किया, तब भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत नज़दीक से देखा और माननीय गृह मंत्री जी का कार्यशैली को भी बहुत ही नज़दीक से प्रत्यक्ष किया। उन लोगों का जो चिंतन है, उनका वास्तवायन करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो सरकार है बंगाल में पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे और बंगाल की पिछले 15 साल की जो गरिमा खो गया है उनको फिर से रिस्टोर करने के लिए, उस गरिमा को फिर से वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेगा। और हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड जो काम होगा, ताकि हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि इस बार की चुनाव जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बंगाल में प्रतिष्ठा करने के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि पूरी देश की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को और भी मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसके साथ साथ बंगाल की 450 किलोमीटर अनफेंस्ड एरिया से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, उस इन्फिल्ट्रेशन को बंद करके पूरी देश की डेमोग्राफी जिस तरह से परिवर्तित हो रहा था, उस डेमोग्राफिक परिवर्तन को रोकने के लिए इस बार का चुनाव जीतना हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके साथ साथ देश की अखंडता को रोकने के लिए इस बार की बंगाल की चुनाव जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और लोगों ने इस चीज़ को समझा, लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ महसूस किया, अनुभव किया, और सभी लोग ने मिलकर बंगाल में कमल खिलाया। दोनों हाथ भर के हर श्रेणी की लोग यहाँ पर आशीर्वाद किया। और मैं कहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो सपना था वो सपना भी साकार होगा। बंगाल में कमल खिल गया है और बंगाल सोनार बंगाल भी बनेगा। सोनार बंगाल बनेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है पश्चिम बंगाल की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस जिस तरीके से अभी भी छुटपुट हो रहा है, हालांकि पिछली बार के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, लेकिन है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप बीइंग एमओएस होम, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने प्रोफाइल आपका था, इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर इस तरीके की आपको, अभी तो हालांकि पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुआ किसको, अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है होम या इस तरीके से, तो आप कैसे उस दायित्व को निभाएंगे, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से बंगाल में 15 साल जो लॉलेसनेस था, जिस तरह से बार बार यहाँ पर संविधान को भूलुंठित किया गया, जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स्ड किया गया, उसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप ही थे, ऐसा नहीं। उसमें और भी जो लोग संविधान का शपथ लेते हुए भी अपना शपथ भूल गया, अपना प्रतिज्ञा भूलकर जो टीएमसी का दलदास मानकर कार्य किया, निश्चित रूप से हम लोग उन लोगों का लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं और जो जैसे कार्य किया है उसका वैसे अंजाम भी उनको भुगतना होगा। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बंगाल में हम लोग किसी भी प्रकार का अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और टेररिज्म के प्रति, गुंडागर्दी के प्रति हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जो भी यहाँ पर
कुछ भी अन्याय करने का प्रयास करेगा उसकी कड़ी से कड़ी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अमित शाह जी ने एक बात कही थी, उस पर बहुत सारी आपत्ति जताई थी टीएमसी ने, लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि जो भी गुंडे हैं, गुंडों को उन्होंने कहा था कि उल्टा लटका के सीधे कर दे, गुंडों को कहा था। तो क्या यही देखने को मिला जो वायलेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी भी वायलेंस को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वायलेंस तृणमूल कांग्रेस की एक ऑर्नामेंटल सब्जेक्ट है उन लोगों के पास, और तृणमूल कांग्रेस अगर आज जीत जाते तो मुझे लगता है कि कितने जान, कितने प्राणों का नुकसान यहाँ पर होते उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रतिष्ठा हुआ तो बंगाल की लोग शांति से चैन से सो पा रही है। और माननीय गृहमंत्री जी ने जिस तरह से गुंडों के लिए चेतावनी दिए थे, उसी तरह से ही हम लोग गुंडों के साथ उनकी उनकी कार्यशैली होगा वैसे ही उनको जवाब भी दिया जाएगा। और 4 तारीख के बाद तो गुंडे यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी जो पद्धति है, जो वायलेंस है, उसको इतना जल्दी भूलने वाला नहीं, छोड़ने वाला नहीं। कुछ दिन पहले भी हम लोग वायलेंस की घटना देखा। अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता अगर सोचते कि वायलेंस करके लोगों को डरा के बंगाल में फिर से अशांति फैलाने के प्रयास करेगा तो उनका अंजाम क्या होगा ये उसको भी भुगतना होगा और पूरा बंगाल और पूरा देश के लोग भी देखेंगे। इन्फ्लिट्रेटर्स एक बहुत बड़ी समस्या, और आप जिस एरिया ज़्यादा बांग्लादेश का एक बॉर्डर एरिया है, उधर से किस तरीके से इस पूरी जो परिस्थिति है उसको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ये इशू है पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये एक प्रायोरिटी बेस हम लोग का कार्य है। हम लोग पहले भी सभी जनता को हम लोगों ने वादा किया था, प्रतिज्ञा हम लोग किए थे, संकल्पबद्ध हुए थे कि सरकार प्रतिष्ठा होने की तुरंत हम लोग पूरा जितना भी अनफेंस्ड एरिया है, लगभग 450 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर अनफेंस्ड एरिया है, जो कि पिछले सरकार ने 15 साल में वो लैंड को एक्वायर करके नहीं दिया। माननीय गृहमंत्री जी ने 17 बार सीएम को और चीफ सेक्रेटरी को पत्र प्रेरण किया, लेकिन उसका कहीं भी जवाब नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लैंड इज अ स्टेट मैटर, तो केंद्र और राज्य की संपर्क को वो मान्यता देते हुए केंद्र कभी स्टेट की जो लैंड है उसको सीधा एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने जिस तरह से हम लोगों को समर्थन किया और आशीर्वाद किया, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा होते ही इमीडिएट सभी ये 450 किलोमीटर एरिया का लैंड एक्वायर किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इसको हस्तांतर किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जितना भी अनफेंस्ड एरिया है उसको फेंसिंग कर सके और देश की इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत कर सके, देश की बॉर्डर को और मजबूत कर सके। टीएमसी में अभी एक ही दिन आप टीएमसी में सस्पेंडेड हो रहे कुछ लोग, और एकदम बहुत ही कह सकते हैं ब्लास्ट बयान सामने आ रहा है। रिजू दत्ता है, उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि आईपैक जो है, आईपैक ने पूरी तरीके से करप्शन किया। ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आईपैक ने किस तरीके से न सिर्फ पैसे लिए पार्टी से, इवन एक एक विधायकों से पैसे लिए गए, और जो लोअर लेवल के, उनका ये कहना है कि जो काउंसलर लेवल के हैं, जो पंचायत लेवल के लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ी धांधली की, वो वाकई में करप्शन में जुड़े हुए हैं। और यही वजह थी कि टीएमसी के साथ ऐसा हुआ। पता नहीं ये खबर जो है टीएमसी के हाईकमान को क्यों नहीं लिया, आपको कैसा लगता है ये सारे स्टेटमेंट? देखिए, बिल्कुल भी, मेरा छोटा शब्द में मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि गंजा अगर कंगी लेकर घूमे और वो कंगी से अपना जो है अपने बाल को जो कंगी करने का प्रयास करे, तो जैसा होगा वो तृणमूल कांग्रेस भी अपनी लीडर को बहिष्कार करके वैसा ही कर रहा है। जब उन लोगों के पास कोई लीडर है ही नहीं, सब हार चुका है, लोग उन लोगों को बहिष्कार कर चुका है, लोग उन लोगों को पूरा समर्थन उठा के टाटा बाय बाय कर चुका है, उसको बहिष्कार करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? जहाँ विपक्षी है नहीं ठीक से, तो वहाँ किसको बहिष्कार करे या किसको ना करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये भी
सुनने में आ रहा है कि टीएमसी के कई लीडर अब बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बीजेपी में आने का प्रयास अगर ऐसा होता है, क्योंकि आप लोगों के में हमेशा आरोप लगता है कि बीजेपी में तो भाई जो भी आता है उसे वॉशिंग मशीन में क्लीन हो जाते हैं, सारे दाग बेदाग हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या टीएमसी के? देखिए, ये पार्टी का सिद्धांत है कि कोई भी छोटे बड़े मझारी कोई भी टीएमसी या फिर दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को अभी ज्वाइनिंग नहीं करा जाएगा। ये पार्टी का सिद्धांत है और ये बहुत ही कठोर सिद्धांत है, क्योंकि हम लोग अगर इन लोगों के बिना भी 207 सीट जीत सकते हैं, इतना बड़े मैंडेट आ सकता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अपने आप में एक मजबूती है, अपने आप में एक शक्तिशाली और जो आत्मविश्वासी है। तो इसमें हम लोग अब बाहर से आए हुए, किसी बाहरी दल से आए हुए किसी भी चाहे नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी में लेने का कोई सिद्धांत अभी अपनाया नहीं जाएगा।